कि गंगा यहाँ जमुना यहाँ नर्मदा कृष्णा यहाँ, गंगा यहाँ जमुना यहाँ नर्मदा कृष्णा यहाँ। गलवान का यह शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है। गलवान का यह शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है। यह राष्ट्र है, 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 यह राष्ट्र है। सुप्रभात आप सभी को। तो आज हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये पंक्तियाँ हमने इसलिए शुरू की कि हमारा चैप्टर का टाइटल ही है नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक आज ही के दिन अर्थात 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय तिरंगे को पहली बार स्वीकृत किया गया था और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले आप लोग नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनलिज्म कहते किसे हैं। तो अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, गौरव और गरिमा की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। भारत में इस नेशनलिज्म चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए हम लोग दो तीन बातों पर पहले विचार करेंगे। सबसे पहले कि भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को तीन हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। मतलब पूरे के पूरे नेशनलिज्म के फेस को हम तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं लिबरल मूवमेंट और मॉडरेट। इस मूवमेंट में मुख्य रूप से आंदोलन करने वाले लोग मॉडरेट कहलाते थे या उदारवादी कहलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो डिमांड थी अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से, वो याचना पूर्वक थी और शांतिपूर्वक ये अपनी मांग ब्रिटिशर्स के साथ सामने रखते थे और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से सुधार चाहते थे। जो दूसरा फेज़ है वो उग्रवादी आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया है कई इतिहासकारों के द्वारा, और उसे कहा गया है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, जिसमें लाल बाल और पाल का नाम आता है। मतलब लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र से और विपिन चंद्र पाल बंगाल के क्षेत्र से। तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से स्वदेशी बहिष्कार एवं आंदोलन को काफ़ी जोरदार और धारदार तरीके से प्रयोग करने का प्रचलन था। तीसरा चरण, हम लोग खास करके तीसरे चरण की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को थर्ड फेज़ के बारे में, थर्ड फेज़ के कुछ हिस्से के ही बारे में पढ़ना है। इस फेज़ को हम गांधीयन एज के भी नाम से जानते हैं, गांधीवादी युग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि आंदोलन पर मुख्य पकड़ महात्मा गांधी की थी और उन्होंने एक अच्छे तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के तीन फेज़। चलिए तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा जान ली है। तो सबसे पहला कि भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चले विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवादी प्रक्रिया की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, इस टॉपिक पर हम पहले बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला और इस युद्ध में कई सारे लोग, भारतीय लोग मारे गए। ऐसे तो पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, लेकिन भारत में सैनिकों की जबरन भर्ती की गई। कई लोग उस समय मरे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भारतीयों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूरे भारत में दुर्भिक्ष एवं अकाल का दौर था। साथ ही साथ आज से ठीक
100 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, आप जान रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। उस समय भी आज से ठीक 100 साल पहले बहुत बड़ा फ्लू चला था, जिसमें अकेले भारत में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा लोग के मारे जाने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी और लोगों में गहरा असंतोष था। इसलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो, बहुत बड़ा आंदोलन हो। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ऐसे में जनवरी 1915 में भारत में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। महात्मा गांधी आते हैं और अपने तौर तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाते हैं और पूरी की पूरी उनके अंदर वो सम्मोहन था, वो खिंचाव था, वो आकर्षण था, जिसके कारण पूरी की पूरी भारतीय जनता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। महात्मा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन से जोड़ दिया। लेकिन इसके पहले हमें 2-3 बातें जान लेनी काफ़ी ज़रूरी है। 1916 में भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल प्रयोग था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किसानों के ऊपर कई सारे जुल्म ढाए जाते थे। महात्मा गांधी वहां पर गए और उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया और अंग्रेजी सरकार को ऐसा कानून पारित करना पड़ा कि भारतीय किसानों का शोषण न हो। बाद में धीरे धीरे ये नील का आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी की बात वहाँ पर मान ली गई। हम 1917 में देखते हैं कि खेड़ा में भी बारिश अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, अकाल आ गया था। महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी लगान न देने के लिए किसानों को प्रेरित किया और ये भी आंदोलन सक्सेसफुली सफल हुआ, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन हुआ। एक बहुत बड़ा हड़ताल था, इसमें भी महात्मा गांधी का आंदोलन पूरी तरीके से सफल हुआ, क्योंकि मजदूर अपने काम के घंटे को लेकर के और काम में कई तरीके की जो परेशानियां उनको होती थी उसके लिए वो आंदोलनरत थे। अब हम बढ़ते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ऐसा लग रहा था कि तुर्की के साथ में एक अपमानजनक संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा की जाएगी। इसी डर से भारत के और पूरे विश्व के मुस्लिम खफा थे, क्योंकि वो तुर्की के राजा को या तुर्की के खलीफा को पूरे इस्लामिक जगत के धर्म गुरु या सर्वोच्च गुरु वो मानते थे। तो खलीफा के पद को बरकरार रखने के लिए एवं इस अपमानजनक संधि के विरुद्ध में कई सारे मुस्लिम भारत में एकजुट हुए और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को एक अच्छे अवसर के रूप में देखा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं था। 1920 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी की। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के साथ में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। उसी समय के थोड़ा सा पहले हम जाते हैं, क्योंकि 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था, क्योंकि भारत में आंदोलन विकराल रूप पकड़ते जा रहा था और उसी समय रॉलेट एक्ट लाया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को अकारण पकड़ के 2 वर्ष तक जेल की सज़ा दी जा सकती थी। इससे भारतीय काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जल्दबाजी में इस बिल को पास किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। 10 अप्रैल को अमृतसर में कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में, 10 अप्रैल से ही वहाँ पे मार्शल लॉ भी लागू कर दिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सम्मेलन में इकट्ठा होने के लिए, और उस दिन बैसाखी का पर्व भी था, कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से
कुछ मसलों पे विचार करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय जनरल डायर आते हैं और 500 राउंड के आसपास में गोलियां चलती है और कई सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। महात्मा गांधी इस घटना से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और पूरे भारत में दुख की लहर फैल जाती है। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों को कैसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि लौटा देते हैं। तो ये एक ऐसा समय था कि महात्मा गांधी पूरे भारतीय को सारे लोगों को एकत्रित कर सकें ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें महात्मा गांधी असहयोग के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के नेताओं को, और अंततः नागपुर के 1920 के दिसंबर अधिवेशन में पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेशन को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके तौर तरीकों को स्वीकार कर लिया जाता है। जनवरी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। यह आंदोलन काफ़ी व्यापक पैमाने पर पूरे भारत में फैल जाती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के दौरान में महात्मा गांधी लोगों से अपील करते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का वायलेंस का सहारा न लिया जाए, नॉन वायलेंस के तरीके से होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में यह लिखा है, हिंद स्वराज में यह लिखा है कि वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन ही क्यों। महात्मा गांधी यह मानते थे कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों की सहायता की ही वजह से चल रहा है। जिस दिन हम टैक्स देना बंद कर देंगे, जिस दिन हम ब्रिटिशर्स का सहयोग करना हम बंद कर देंगे, उस दिन से ब्रिटिश शासन अपने आप यहाँ से चली जाएगी। उसका एक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। 1921 में ही 1921 से लेकर के 1925 के बीच में हमें यह देखने को मिलता है कि विदेश से आने वाले वस्तुएं लगभग आधी रह जाती हैं। मतलब महात्मा गांधी का इस आंदोलन में स्वदेशी का विचार था, बहिष्कार का विचार था, सत्याग्रह का विचार था, और क्योंकि बाहर से आयातित सामानों का भी विरोध चल रहा था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, चरखे का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए आंदोलन काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो चला था और ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे उनके पांव उखड़ने लगे थे। इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने पूरे भारतीयों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, एक ऐसी घटना होती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में एक ऐसी घटना होती है जिसमें उग्र किसानों की भीड़ पर पुलिस गोलियां चला देती है। कुछ किसानों की इसमें मौत हो जाती है। गुस्साए किसान बगल के थाने में जाते हैं और आग लगा देते हैं। इससे 21 पुलिसकर्मियों की वहां मौत हो जाती है। फलस्वरूप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। महात्मा गांधी इसे वापस लेने का फैसला लेते हैं। बट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब महात्मा गांधी के इस फिलॉसफिकल विचार पर हम आते हैं कि सत्याग्रह क्या है। बार बार यह प्रश्न आता है कि सत्याग्रह क्या है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सत्य के लिए आग्रह करना। उनका मानना था कि यदि आप सत्य हैं, आपका उद्देश्य सही है, काम करने का तरीका सही है, तो आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। अंत के एक पॉइंट को मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा शुरू में ही। ये चौरी चौरा की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में कार्य करने की प्रक्रिया 2 धड़े में बढ़ जाती है। और पहला धरा महात्मा गांधी के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाता है, जैसे छुआछूत विरोधी आंदोलन, साथ में साथ स्वदेशी आंदोलन और शराब बंदी करना। इस तरीके से महिलाओं में समानता, शिक्षा का सुधार तथा देश के अंदर असहयोग आंदोलन के ही दौरान भारतीय पद्धति पर आधारित कुछ विद्यापीठ भी बनाए जाते हैं, जैसे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। ये अंग्रेजी, चूँकि बच्चों को ये कहा गया था कि वो स्कूल का विरोध करेंगे, सरकारी व्यक्ति सरकारी नौकरी से पद त्याग करेंगे, ऐसी स्थिति में बच्चों से ये कहा गया था कि आप
अंग्रेजी महाविद्यालयों और स्कूलों में ना जाएं। तो उसी के तर्ज पर उनके बदले में विद्यापीठ जैसे कुछ संस्थान भी बने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें अलग अलग तरीके की विचारधाराएं थी। स्वराज पार्टी को भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब कांग्रेस का एक धड़ा तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से रचनात्मक कार्यक्रम में लग गया, लेकिन जो दूसरा धड़ा था उसने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। स्वराज पार्टी का यह उद्देश्य था कि चुनाव लड़ करके काउंसिल के चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे और इलेक्शन में जीतने के बाद में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे और अंग्रेजी नीतियों की, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करेंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। तो इसमें मुख्य रूप से देशबंधु चित्तरंजन दास का महत्वपूर्ण योगदान है, साथ में विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू जैसे कांग्रेस के कई प्रखर नेता इस प्रकार के स्वराज पार्टी के बनाने में उस समय शामिल थे। तो अब हम आते हैं डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। ये आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को कैसे लिया गया, किन किन, भारत में कई प्रकार के लोग थे, जैसे खास करके बात की जाए आदिवासी समुदाय की, तो और आंध्र प्रदेश के गुटेम के पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन हिंसक था और छापामार पद्धति से ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, गुरिल्ला पद्धति से ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया जाता था। तो आंदोलन में एक तरीका ये रहा, किसानों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा बनी और 1918 से लेकर के 1921 के दौरान किसानों का भी आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र था। अब अलग अलग इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को उस समय विदेश से जो आयातित वस्तुएं थी उसके न आने के वजह से उनका जो स्वदेशी का आंदोलन था वो बहुत जोर पकड़ा और उसमें भारतीय उत्पादों को प्रयोग करने के लिए बढ़ावा मिला। आप इस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाल के दिनों में चीन के साथ जो संघर्ष हुए उसमें चीन से होने वाली आयातित वस्तुओं की जब संख्या कमी आई है तो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रकार का स्वदेशी आंदोलन उस समय चाहते थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। अब 1923 से लेकर के 1928 तक आंदोलन कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलता रहा और स्वराज पार्टी भी अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक वो लगी रही। लेकिन अचानक इसी बीच में दो ऐसे फैसले आते हैं जो आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करते हैं। पहला फैसला तो ये था कि उसी समय इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है, 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसका पहले से ही उसका प्रभाव दिखने लगता है। भारत में चीज़ों की कीमतें अचानक बढ़ जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई ख़रीदार नहीं होता है, लोगों की नौकरियां भी जाती हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसी समय जो दूसरी घटना होती है, भारत में कानून निर्माण के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन आता है। पूरे भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और पूरे भारत भर में ये नारा बुलंद किया जाता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यह नारा इसलिए बुलंद किया जाता है क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कानून तो साइमन के नेतृत्व में भारतीयों के लिए कोई कानून उस समय तो बन नहीं पाता है या कोई लीगल रिफॉर्म उस समय नहीं हो पाता है। बाद में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनती है, लेकिन यह कमेटी भी आपसी अंतर्द्वंद के वजह से सफल नहीं हो पाती है, सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंच पाती है और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी समय वहीं पे रुक जाती है। अब यहाँ पर एक प्रकार के मूवमेंट होने के लिए पर्याप्त कारण थे। महात्मा गांधी उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल या वायसराय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को रखते हैं। 11 मांगों में मुख्य मांगे बिजनेस से रिलेटेड थे, टैक्स से रिलेटेड थे, किसान और मजदूरों से रिलेटेड थे। तो इस 11 सूत्री मांग में को महात्मा गांधी एक डेडलाइन देते हैं
कि 10 मार्च 31 जनवरी को वो मांग 31 जनवरी 1930 को यह मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा जाता है और वो यह कहते हैं कि 10 मार्च तक हमारी बात मान ली जाए, नहीं तो पूरे देश में पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। लॉर्ड इरविन झुकने वाले नहीं थे और महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने का फैसला ले लिया था। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या नाफरमानी आंदोलन को हम किस प्रकार से देख सकते हैं और ये कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था, असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था। आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का एक बृहत्तर रूप नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में देखा गया। कारण कि उस समय तो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से सिर्फ असहयोग मतलब किसी भी तरीके का कॉपरेशन न करने की बात की गई थी। लेकिन बाद में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसमें उग्र बहिष्कार, तेज बहिष्कार का निर्णय लिया गया था और हर जगह पर आंदोलन को भी प्रश्रय इसमें दिया गया था और धारदार आंदोलन को प्रश्रय दिया गया था। इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत सॉल्ट सत्याग्रह से की। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा अहमदाबाद के साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक की। इसी 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी में समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रही थे, सबको उस समय गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे भारत में आंदोलन फैल गया। ये आंदोलन कई जगह पर हिंसक भी था और आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे कई सारे प्रयास किए, जैसे बम तक बरसाए गए, महिलाएं और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी जबरन सड़क पे घसीटा गया और कई प्रकार के आंदोलन को वो उन्होंने सप्रेस करने के लिए अपने तरीके से कई प्रयास किए। लेकिन आंदोलन काफ़ी जोरदार था और इसी बीच में महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन का संदेश प्राप्त होता है कि महात्मा गांधी और भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी जी की कुछ मांगे मानी जाती है और महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वो लंदन की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन कुछ विवादों के वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल होता है और कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की कई सारी बातें इसमें नहीं मानी जाती है। अब स्वदेश लौटने के बाद में दूसरा कोई चारा नहीं था, आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया जाता है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे बड़े लीडर्स को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय मैं आपको ये भी बताऊंगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बलूचिस्तान में अपने प्रयास से शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा गोली भी चलाई जाती है, कई सारे लोग इसमें मारे भी जाते हैं, लेकिन वो अपने अहिंसात्मक तरीके को नहीं छोड़ते हैं। सोलापुर में, बलिया में, सतारा में कई ऐसे आंदोलन को बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिलता है और आंदोलन तेज़ी से बढ़ता है। परंतु 1934 तक, इतने समय तक, लंबे समय तक कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। 1934 तक आते आते ये आंदोलन शिथिल हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उस समय फिर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए एक नया कानून लेकर के आती है और वास्तव में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीयों के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, क्योंकि भारतीयों को स्वतंत्र करने की ये एक प्रक्रिया थी और एक सीढ़ी थी। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कई सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी निर्माण का आधार बनी और उसे उसमें शामिल किया गया है। तो अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। एक पॉइंट आता है पूना पैक्ट। भारत में
कई सारे समुदाय के लोग उस समय रहते थे। खास करके दलितों की विशेष मांग थी कि उनके साथ होने वाले अन्याय को खत्म किया जाए, रोका जाए। महात्मा गांधी शुरू से ही कहते हैं कि भारत का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक दलितों के साथ में अन्याय बंद नहीं होगा। इसी बीच महात्मा गांधी एक पत्रिका भी निकालते हैं, हरिजन, और उसमें वो दलितों को ईश्वर का सेवक बताते हैं और उन्हें हरिजन के नाम से वो संबोधित करते हैं। कई जगह पे दलितों के द्वारा किए जाने वाले जैसे शौचालयों की सफाई जैसे कुछ ऐसे काम को महात्मा गांधी स्वयं अपने हाथों में लेते हैं और वो खुद कई जगह जा कर के शौचालयों की सफाई करते हैं। और इस तरीके से, परंतु कुछ नेता उस समय ऐसे थे जिसमें खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जा सकता है। वो पूरी तरीके से दलितों के लिए एक विशेष प्रकार की छूट चाहते थे, खास करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में और डिफरेंट इंडिया के जो डिफरेंट प्रांत के जो काउंसिल्स थे उस काउंसिल्स में दलितों के लिए विशेष रूप से वो आरक्षण चाहते थे और एक पृथक निर्वाचक मंडल भी वो चाहते थे जिसके थ्रू दलितों का चुनाव सिर्फ दलितों के द्वारा किया जाए और उनके लिए एक अलग ही निर्वाचन क्षेत्र बने। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में इन चीज़ों को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कई सारे डिस्प्यूट उभर करके आते हैं, परंतु कांग्रेस के कई नेताओं की सहायता की वजह से, उनके सजेशन की वजह से दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में दलितों को आरक्षण, रिजर्वेशन दे दिया जाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच में समझौता होता है और बात यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये पूना पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से। अब हम आगे देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहला जो टॉपिक है मेन, और इसका बहुत ज़्यादा आपस में संबंध है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आप जानते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, गौरव और गरिमा की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो राष्ट्रवाद को सिंबलाइज करने के लिए ट्राई कलर, तिरंगा, आप राष्ट्रगान गाते हैं, ये साथ ही साथ देश की पुरानी कला संस्कृतियों को फिर से पुनर्जीवित करना और देश की गौरव गाथा का गुणगान करना, तो ये सारी चीज़ें स्वदेशी को लेकर के आना। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक एग्जाम्पल की तरह कि सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे होता है, जैसे हम सब भारतीय एक हैं। आपने देखा था कि हाल में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी और हमारे 20 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हो गए थे। आपने उस समय देखा था किस तरीके से एक इशू पे पूरा भारत एक था, पूरे भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार हुआ और आज भी ज़्यादातर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक ऐसा सेंस आया, राष्ट्रवाद का सेंस, जिसको सिंबलाइज करके पूरा भारत एक था। इसी उदाहरण को हम आगे की ओर बढ़ा करके चलेंगे कि हमारे राष्ट्रवाद की में ये कैसे सहायक हुआ। तो उसी समय 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया और उनको आनंद मठ में भी उसको स्थान दिया गया। भारत माता का चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दर्शाया गया, जिसमें भारत माता के माध्यम से पुरातन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, गौरव गाथा को दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक व्यापक तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उस समय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे राष्ट्रगान के नाम पर और साथ ही साथ जो आनंद मठ में जो भारत माता की जो तस्वीर पेश की गई, पुरानी गौरव गाथा और संस्कृति को फिर से आगे लाने की कोशिश की गई, क्योंकि इसके नाम पर पूरे के पूरे भारतीय एकजुट थे। कुछ ऐसे भी तस्वीर उस समय बनाए गए कि 8 कमल के फूल 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं
और अर्धचंद्र की जो तस्वीर थी, अर्धचंद्र का जो सिंबल था, वो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो कई ऐसे चीज़ को सिंबलाइज किया गया जिससे लोगों को लगा कि हम सामूहिक रूप से एक हैं और पूरा का पूरा भारत एक है। क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर को बताने के पहले, समाप्त करने के पहले एक चीज़ और बता दूं, महात्मा गांधी के आंदोलन के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि महात्मा गांधी ने आंदोलन को किसानों, मजदूरों, सामान्य लोगों, महिलाओं तक वो लेकर के गए और सारे लोग उनके आंदोलन में शामिल हो गए। ये एक सबसे बड़ी बात थी। और कांग्रेस में उद्योगपति से लेके, मजदूर से लेके, किसान से लेके हर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हुए। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप जीएस की भी दृष्टि से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ में चैप्टर को समाप्त करते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।